जोहार नमस्कार। दर्शकों, कई लोग पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी के विरोध में ही लगातार बातें क्यों करते हैं। क्या आप बीजेपी के विरोधी हैं? क्या आप विपक्षी पार्टियों के पक्षधर हैं? ये जवाब देने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा। पत्रकार कौन होता है? प्रेस और मीडिया का काम क्या है? दर्शकों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभ तो आप सभी जानते हैं। विधायिका है, जो एमपी एमएलएज हैं। कार्यपालिका है, वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कानून व्यवस्था को बहाल रखते हैं, कानून व्यवस्था को लागू करते हैं, नियमों को, योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। और न्यायपालिका है कि जिस किसी को भी इस लोकतंत्र में किसी भी बात को कहने के लिए अगर कोई जगह नहीं मिल रहा, अगर उसको किसी बात पर तकलीफ है, अगर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो न्याय पाने के लिए वो न्यायपालिका में जाता है। अब ये चौथा स्तंभ का क्या काम है? मीडिया का काम क्या है? हमारा काम है सच दिखाना। जो कुछ भी राजनीतिक, सामाजिक और अन्य घटनाएं घटती हैं, उन्हें बिना लाग लपेट के, बिना उसमें किसी बात का, नजरिए का पक्षपात के उस सच को दिखाना, सवाल उठाना, जनता के हित में सवाल उठाना मीडिया का काम है। अब सवाल हम किससे करेंगे? मान लीजिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, तो सवाल क्या हम भारतीय जनता पार्टी से करेंगे? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, तो काम करने के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं। अपने विगत 5 सालों का काम का लेखा जोखा लेकर के कि हमने ये किया, ऐसा किया, इस प्रकार से किया, इसका ये फायदा मिला, लेखा जोखा लेकर के, सारा ब्यौरा, सारा डाटा लेकर के जनता के मुखातिब हैं। तो सवाल भी तुम उन्हीं से करेंगे ना। हम कांग्रेस से पूछने तो नहीं जाएंगे कि आपने क्या किया। भैया वो तो शासन से बाहर हैं पिछले 10 साल से। उसके पहले की अगर कोई बात निकलती है तो उनसे सवाल किया जाता है। जब मनमोहन सरकार चुनाव में आए थे तो उनसे सवाल किया जा रहा था। तो जो लोग पद पे हैं, जिम्मेदारी पे हैं, सवाल उन्हीं से किया जाता है। आइए सबसे पहले आज हम बात करते हैं देश के सबसे चर्चित मुद्दों की। एक वीडियो आप सभी ने देखा होगा, एक पुलिसकर्मी के द्वारा नमाज पढ़ रहे कुछ लोग सड़क पे थे, उसके साथ उसने अभद्रता की। वीडियो रातों रात वायरल हो गया और लोग उस पर प्रदर्शन करने लगे। उस प्रदर्शन के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आते हैं। पुलिस अधिकारियों ने उस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब यह बात पूरी तरह से कंप्लीट होती है, मगर चूंकि देश में राजनीतिक माहौल है, चुनावी माहौल है, तो हर बात का फायदा राजनीतिक रूप से लेने की कोशिश की जाती है। ऐसी ही कोशिश इस मामले में भी जारी है। भाई इतना बड़ा घटना घटा, इससे फायदा कैसे नहीं उठाएंगे? तो आज इस पर फायदा उठाने के लिए दो लोग प्रमुखता से सामने आते हैं। सबसे पहले दिल्ली से, जिस क्षेत्र में ये घटना घटती है, उस क्षेत्र से जो विधायक हैं वो सामने आते हैं और वो सदन में ये मामला उठाते हैं और वो उस पुलिसकर्मी की नौकरी से बर्खास्तगी की मांग करते हैं। दूसरी तरफ जब बात मुस्लिम की चल निकली है तो ओवैसी जी कैसे नहीं सामने आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को उठाते हैं, बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बात छोटी सी है, निस्संदेह इस तरह की अभद्रता करने का अधिकार पुलिस को कतई नहीं बनता है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो पुलिस ने किया वो बिल्कुल गलत था। किसी भी भारत के नागरिक को, मैं धर्म और जाति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। कुछ लोग इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, समुदाय विशेष से जोड़ रहे हैं, समुदाय विशेष के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो देश का जो सारा शासन व्यवस्था है, जो सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो किससे गाइड होती है? आखिर कोई भी चीज़ को किस तरह से देखा जाता है, किसके आधार पर देखा जाता है? तो वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया भारत का संविधान। भारत के संविधान के आधार पर ही देश में कानून व्यवस्था चलती है। वो जो वर्दी पहनते हैं पुलिसकर्मी, उस वर्दी को पहनने के बाद उसके अधिकार क्या हैं, उसका कर्तव्य क्या है, उसका पूरा ड्यूटी का जो खाका खिंचाता है वो संविधान से गाइड होता है। और भारत का संविधान किसी भी पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक के साथ इतनी घटिया अभद्रता करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता है। मगर
अब इस बात को धार्मिक रंग दिया जाना कहीं न कहीं भारत के अंदर की जो एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द का माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। यह नहीं होना चाहिए। एक तरफ एक पुलिसकर्मी ने भारत के एक नागरिक को जो धार्मिक क्रिया में लगा हुआ था उसके साथ अभद्रता की गई, उसके साथ जो कुछ भी उसने किया उसका उसे सजा मिलना चाहिए, निस्संदेह उसे मिली। यहाँ पर पुलिसकर्मियों से भी एक अपील होगी कि आप जब भी व्यवहार करते हैं तो अपने व्यवहार को अपने पावर और शक्ति के साथ में जोड़ के इस कदर आपको नहीं होना चाहिए लापरवाह, या इस कदर आपके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी नागरिक के साथ में घटिया व्यवहार करें। आपको अगर कुछ अधिकार प्राप्त हैं तो साथ ही साथ आपके कुछ कर्तव्य भी तय हैं। आपको उस दायरे में काम करने पर आप पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, मगर जब जब इस अधिकार क्षेत्र को लांघ करके कुछ हद से ज़्यादा विचित्र काम कर बैठते हैं तभी पुलिसकर्मियों को विवाद के घेरे में लाया जाता है। दूसरी तरफ जो इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि पूरे देश में इस पर प्रतिक्रिया हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है, ऐसी कोशिश को दबाना चाहिए। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा दर्शकों, मैं इस्लाम की बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने खुद भी कुरान कई बार पढ़ा है और पढ़ता रहता हूँ, मगर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो मुल्क हैं इस दुनिया में जो इस्लामिक बहुल देश हैं, जैसे कि यूएई एक इस्लामिक बहुल देश है जहाँ 90% से ज़्यादा आबादी लगभग इस्लाम के मानने वालों की है, और साथ ही साथ वहाँ के जो नियम कानून है वो भी इस्लाम से ही, शरीयत से ही प्रेरित है। वहाँ पर भी किसी को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ता है तो उसे 1000 वहाँ की जो मुद्रा है दिरहम उसके हिसाब से फ़ाइन किया जाता है। ऐसा ही अन्य इस्लामिक मुल्क कतर है, कुवैत है, ओमान है, वहाँ भी है। कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। बाकायदा कुरान में भी वर्णन है कि नमाज पढ़ने के लिए साफ़ सुथरी अच्छी जगह होनी चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ने का जिक्र कहीं भी हम नहीं पाते हैं। एक व्यवस्था होनी चाहिए कि ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है अपने इस दुनिया को बनाने वाले को याद करना, उसके सम्मान में सर झुकाना, जिसे आप सजदा कहते हैं, जो अन्य धर्मावलंबी है वो उसे प्रार्थना कहते हैं, पूजा कहते हैं। इस काम को पूरे सम्मान के साथ, पूरी गरिमा के साथ करना चाहिए। इसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि कोई अन्य लोग उस पर उंगली उठा सके। इसके लिए एक नियम, एक व्यवस्था बनाए जाने की निस्संदेह ज़रूरत है। साथ ही साथ अब बात करते हैं देश के अन्य राजनीतिक मुद्दों की। तो मोदी जी देश में चुनाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्होंने जो नारा दे दिया है अब की बार 400 पार वो पूरा हो जाए। 370 सीट वो खुद लाने का दिलासा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मंच से, हर स्थान से कह रही है कि 370 से ज़्यादा हम लाएंगे, मगर 370 से ज़्यादा हम जीत करके लोकसभा में अपने सदस्य लाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मजबूत क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के प्रत्याशियों का अभाव हो गया। जिस प्रकार से प्रत्याशी चुने जा रहे हैं, जैसे आसनसोल में देखा कि पहले पवन सिंह को चुना गया, उसके बाद अक्षरा सिंह को मौका दिया जा रहा है। तो कोई जन नेता क्यों नहीं? पहले के ज़माने में होता था कि कुछ जगहों पर पार्टी की पकड़ कमज़ोर होती थी तो वहाँ से जो सेलिब्रिटीज़ कैटेगरी के लोग हैं, वो अभिनेता, अभिनेत्री या किसी अन्य विधा के पारंगत और लोकप्रिय लोग होते थे, उन्हें लाया जाता था। मगर अब जब देश में राजनीतिक पार्टियों की जड़ें इतनी गहरी है फिर भी उन्हें किसी न किसी सेलिब्रिटी पर निर्भर होना पड़ता है, वो भी अचानक से पदार्पण होता है। यूपी में एक शिक्षक हैं जो कि यूपीएससी में इतिहास पढ़ाते अवध ओझा जी, 2-2 सीटों से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। ये सब बातें दिखाती है कि कहीं ना कहीं देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी के पास भी अच्छे प्रत्याशियों का अभाव है। तभी तो कभी गीता कोड़ा जैसे दूसरे पार्टी से आए लोगों को दिया जाता है मौका, तो कहीं ना कहीं अचानक से कोई जो भाजपा से संबंधित भी नहीं है उसे भाजपा में शामिल करा के चुनाव लड़ाया जाता है। कहीं ना कहीं से कार्यकर्ताओं का मनोबल पे तो प्रतिकूल असर पड़ता होगा। बहरहाल ये मुद्दा भाजपा का अंदरूनी है, इस पे वही कुछ कह सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा हॉट सीट है अमेठी, वहाँ की चर्चा करते हैं। वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने अचानक से एक अनाउंसमेंट कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से इस बार जरूर लड़ेंगे, और अचानक से सारे के सारे मीडिया में आपको एक चर्चा सुनने को मिलेगी कि एक बार फिर से स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी चुनाव होने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने
पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हरा दिया था। राहुल गांधी के वायनाड से वो फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पहली जो लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई है उसमें राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट है। और अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे के पूरे चुनावी माहौल में क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या कुछ रोचक घटित हो रहा है, उन सारी घटनाओं का हम आपके पास अपडेट लेके आते रहेंगे। मगर कभी कभी अपडेट लेने के क्रम में हम पत्रकारों को भी अन्याय का सामना करना पड़ता है। सवाल उठाने वाले कुछ पत्रकारों का हाल उत्तराखंड के आशुतोष नेगी जैसा हो जा रहा है। आप जानते होंगे दर्शकों, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वहाँ पर एक 19 वर्षीय लड़की जो है वो रिजॉर्ट में काम करती थी, अचानक से वो गायब हो जाती है। बाद में उसकी लाश मिलती है। जिस रिजॉर्ट से उसकी लाश मिलती है उसका संबंध एक भाजपा से निष्कासित एक शक्तिशाली नेता का रहता है। उसके बाद फिर उस इलाके से जो भाजपा की महिला विधायक हैं वो उस रिजॉर्ट को 2 बार तुड़वाती हैं ताकि कोई सबूत न बचे। जो परिजन है उस लड़की को उसे डराया धमकाया जाता है। फिलहाल पुलिस की जांच ही चल रही है पिछले कई सालों से। और जो इस मुद्दे को प्रमुखता से अपने निजी मीडिया हाउस में दिखाने का काम कर रहा था आशुतोष नेगी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर विभिन्न प्रकार के आरोप मढ़े जा रहे हैं। डीजीपी से जब वार्ता करने की कोशिश की गई तो डीजीपी ने भी उस पर और ज़्यादा आरोप लगने की बात कही। भाई जो मेन मुद्दा था, जो मेन वाकया था, जो मेन केस था, उससे ध्यान हट गया है और सारा का सारा ध्यान उस पत्रकार पर आकर ठहर गया। ये कैसी व्यवस्था है? ये किस तरह से देश का लोकतंत्र चल रहा है? इन्हीं वजहों से सवाल का उठना जरूरी है। इन्हीं वजहों से देश की जनता को जागना जरूरी है। तो दर्शकों, ऐसे ही ताज़ा राजनीतिक अपडेट्स लेकर के हम आपके पास फिर से आएंगे होंगे। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे युगल किशोर भगत के साथ। SBN न्यूज के लिए मैं विजय दत्त पिंटू, धन्यवाद।